नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का। 2002 और 2003 मुंबई बम धमाका मामला। मुंबई पोटा कोर्ट ने 10 लोगों को मुजरिम दिया करार। पोटा आर्म्स एक्ट के तहत मुजरिम करार। महाराष्ट्र हज कमेटी के खुरम में जनरल कैटेगरी को एक भी सीट नहीं। रिजर्व कैटेगरी से भी 3000 से ज्यादा आजमीन हज को नहीं मिली जगह। सिर्फ रिजर्व कैटेगरी से जाएंगे 7500 आजमीन हज। कांग्रेस से मिलने वर्षा गायकवाड़ ने खवातीन कमीशन से किया रुजू। बीजेपी युवा मोर्चा के साबिक सदर पर गणेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। दारुल कज़ा अदालत की मुतवाज़ी नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बॉम्बे हाई कोर्ट में वजाहत। आगे बढ़ेंगे। मुंबई के 2002 और 2003 बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत ने 10 लोगों को मुजरिम करार दिया है। इन सभी को पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत मुजरिम करार दिया गया है। वहीं 3 लोग नदीम पलूबा, अदनान मुल्ला और हारून लोहार को बेकसूर करार दिया गया है। सलाम करते हैं। अभी उन्होंने 10 लोगों को मुजरिम गर्दाना है। उनकी सजाओं पर कोई फैसला नहीं दिया है और वो फैसला शायद परसों आएगा। आज वकला ने जो बहस की है और अदालत ने ये बताया कि किस जुर्म में उसको कितनी सजा हो सकती है, तो एक ही शख्स ऐसा है जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसको डेथ पेनल्टी हो सकती है, बाकी जो है उनको 10 साल या लाइफ हो सकती है। हम इंतज़ार करेंगे परसों का कि अदालत क्या फैसला करती है और अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे और हम ये समझेंगे कि अगर इन लोगों को इंसाफ सही तौर पर हासिल नहीं हो सका है तो हम हाई कोर्ट में उसके लिए जरूर जाएंगे। मैंने बताया ना कि 3 जो है उनको बरी कर दिया, बाकी जो 10 हैं उनका फैसला 2 रोज बाद आना है। क्या फैसला आएगा वो अभी मैं नहीं कह सकता। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई एक मुलजिम जो है मुजम्मिल, उसको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है उसके जुर्म के हिसाब से। बाकी सब जो है उनको 10 साल बताया है, किसी को लाइफ बताया है। बहरहाल जो भी होगा फैसला हम उसका एहतराम करते हुए मुलजिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत में जाएं। महाराष्ट्र के आजमीन हज के लिए मुंबई के हज हाउस में कुरानंदाजी अमल में आई। रिजर्व कैटेगरी मुसलसल 4 साल से दरख्वास्त फॉर्म भरने वालों में सिर्फ 4085 आजमीन की कुरानंदाजी हुई, जबकि रिजर्व कैटेगरी में 3000 से ज्यादा आजमीन हज महरूम रहे। इस साल महाराष्ट्र हज कमेटी को 55,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इसके बरखिलाफ स्टेट हज कमेटी के हिस्से में सिर्फ 7,500 के करीब सीटें आईं। इसी के चलते महाराष्ट्र में जनरल कोटे के आजमीन हज को कुरानंदाजी में शामिल ही नहीं किया गया। जिन आजमीन हज का रिजर्व कैटेगरी कुरानंदाजी में नाम आया वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे। 4 साल वाले उनके कुछ 2700 इसमें निकल रहे, जो 4300 में कुरानंदाजी होने जा रही है। जो उसमें से बचेंगे उसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि जो अदर स्टेट में जो कोटा बचा हुआ है, जो केरला को और गुजरात को दिया, उसमें से कुछ कोटा निकाल के महाराष्ट्र स्टेट को भी दिया जाए। वो इसलिए कि पिछले साल भी गुजरात को दिया गया, इस साल भी गुजरात और केरला को दिया गया। इसलिए हम लोगों ने मांग की है और हम लोग मांग करेंगे सुषमा स्वराज जी से, उस कोटे में से हमारे जो हाजी बचते 2000 2500 वो कोटा हमको पूरा कर। खुशी के बारे में रोना आ जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हो। अल्लाह इसकी जियारत करा दो। कितने सालों के इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। अल्लाह का बहुत करम हुआ। अल्लाह खुशी के मारे रोना आ जाता है, नहीं बात कर पाता। मेरे को बहुत खुशी है, मेरा नंबर आ गया आज कमेटी में और 4 साल से कंटिन्यू भर रहा मैं और इंशाल्लाह ये साल हज नसीब हो जाएगा इंशाल्लाह।
कुरानंदाजी महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान और आलिम दीन मौलाना सैयद बरकत अहमद कौसर रब्बानी के हाथों अमल में आई। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सऊदी अरब के दौरे के दौरान हज की नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक सऊदी हुकूमत पर दबाव बनाने का मुतालबा किया है। भारत की सरकार की जवाबदारी है, हुकूमत हिंद ने इस पे गौर करना चाहिए। और अब तो नरेंद्र मोदी जी जो वजीर आज़म है हमारे देश के, वो खुद सऊदी जा रहे हैं। 2 दिन अखबारों में हमने सुना है। तो अगर वो जा रहे हैं तो भारत की तरफ से, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से उनको नुमाइंदगी करते हुए और सऊदी सरकार से, सऊदी हुकूमत से हिंदुस्तान का कोटा बढ़ाने का मुतालबा उनको करना चाहिए। और क्योंकि आज एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं पे है, आबादी कहीं पे है तो हिंदुस्तान में है मुसलमानों की, तो उस आबादी के तनासुब से हिंदुस्तान का कोटा बढ़ना चाहिए। और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो सऊदी और गल्फ़ की दौरे के दौरान सऊदी हुकूमत से बात करें। इस साल नशिस्तों की कमी की बिना पर जनरल कैटेगरी के आज़मीन हज का पूरा नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 44,000 से ज्यादा जनरल कैटेगरी के आज़मीन हज ने इस साल दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए थे। ETV न्यूज़ मुंबई। औरंगाबाद की 7 सरकर्दा शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी ने अवार्ड से नवाजा है। तमाम अवार्ड्स पाने वाले जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उर्दू की तरक्की व तरवीज में मसरूफ हैं। ऐसे ही अवार्ड पाने वालों में एक नाम है सहाफ़ी सलीम अहमद का, जिन्हें हारून रशीद सहाफ़ती अवार्ड से नवाजा गया। सलीम अहमद पिछले 3 दहाइयों से पेशे सहाफ़त से वाबस्ता हैं। इस मामूली से मकान में रहने वाला ये शख्स गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है और दुनिया में इन्हें सलीम अहमद के नाम से जाना जाता है। सलीम अहमद पिछली 3 दहाइयों से सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी गैर मामूली सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी ने उन्हें हारून रशीद सहाफ़ती अवार्ड से सरफराज किया है। मुंबई में हुई एक सरकारी तकरीब में सलीम अहमद को ये अवार्ड तफवीज़ किया गया। अवार्ड मिलने पर सलीम अहमद ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि मुझे इस एजाज़ से नवाजा और इसमें मेरी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में ये दिया गया है। लेकिन इसमें मेरे जो सहाफ़ी दीगर साथी है उनका बहुत अहम किरदार रहा है। अगर उन लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं इस एजाज़ से महरूम होता। सलीम अहमद फिलहाल औरंगाबाद के मौखर रोजनामा एशिया एक्सप्रेस से वाबस्ता है। एशिया एक्सप्रेस ने अवामी मसाइल की यकसुई और तामीरी सहाफ़त के मैदान में अपनी अलग शनाख्त बनाई है और अपने इस इदारे की मदद से सलीम अहमद अनगिनत सुलगते मसाइल को बज़ोर कलम हल करने में कामयाब रहे। सबसे अहम हमारा रोल उसमें रहा कि डेवलपमेंट प्लान के तहत जो औरंगाबाद में रास्तों में कोई रास्ता कुशादगी के लिए जो इनेदामी कार्रवाई की गई, उसमें इंतज़ामिया की जानिब से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, किसी भी उसूल को उसके अमल नहीं किया गया। तो उस ताल्लुक़ से सिर्फ एशिया एक्सप्रेस में हमारी उसमें मनफी खबरें आ रही थी, जबकि दीगर अखबारात और पूरे मीडिया चैनल वगैरह ने उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर भापकर को सिंघम बना कर पेश किया था। लेकिन इस अखबार की नुमाइंदगी की वजह से उस वक्त के वज़ीर आला ने इस पर संजीदगी से गौर किया और इस गैरकानूनी इनेदाम को रोका और बहुत सारे जो मुतासरीन थे उनको हमारी वजह से इंसाफ मिला। सलीम अहमद को अवार्ड मिलने पर औरंगाबाद के अदबी और सहाफ़ती हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। उन्हें हदिये तहनीयत पेश किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अपने होनहार सपूत की इज्जत अफजाई पर सुनिए एक वालदा के तासुरात। सलीम अहमद को ये अवार्ड मिला, हमको बहुत खुशी हुई और ये अल्लाह का करम है कि ये अवार्ड उसको मिला। जी बहुत खुशी हुई। सलीम अहमद बैक वक्त सहाफ़ी भी हैं और अफसाना निगार भी। उनके अफसानों का मजमुआ अंधेरे सफर का मुसाफिर सन 2003 में मंजर आम पर आ चुका है, जिसे अदबी हलकों में काफी पसंद किया जा रहा है। अलगर्ज सलीम अहमद ने जिस मौजू पर कलम उठाया उस पर अपने अनमिट नक़ुश छोड़ दिए हैं। ETV न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
मगरबी बंगाल के खड़गपुर में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजान के दौरान अपनी तकरीर रोक दी थी। सियासी जमातों ने मोदी के इस अमल को सियासी शोबेबाजी से ताबीर किया है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा है कि मोदी अगर वाकई तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं तो गुजरात फसाद के दौरान ढाई गई मसाजिद को दोबारा तामीर करने में पहल क्यों नहीं की गई। राजनीति है। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की तादाद बहुत है। जहाँ पर ये अपनी सभा कर रहे थे वहाँ अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने जनता का रुख देखते हुए उन्होंने अजान के वक्त अपनी भाषण बंद किया। मैं इसकी अच्छी बात है, होना चाहिए कि अजान हो रही तो परंतु वेस्ट बंगाल में अजान जब वोट मांगने गए हैं तो राजनीति यह है कि अजान के वक्त बड़ा अच्छा अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो, लेकिन गुजरात के अंदर 2002 में इतनी मस्जिदें तोड़ी गईं, इतने मुसलमान मारे गए, वहाँ पर कोई मस्जिद बनाने का ऑर्डर नहीं दे रहे हो। लगातार तुम्हारी पार्टी कह रही है कि हम जो है बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाएंगे, हम अभियान शुरू करेंगे, सामान लेते दिखाया जा रहा है। कलकत्ता में चुनावी सभा के दौरान अजान के वक्त मोदी जी ने अपना भाषण बंद कर दिया। एक अच्छी शुरुआत मोदी जी ने की है, हम उसकी सराहना करते हैं और साथ में ये भी आशा करते हैं कि मोदी जी देश भर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपदेश देंगे। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में सरकारी उर्दू स्कूलों का वजूद खतरे में। उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम भी राइज होगी। बेंगलुरु के 3 उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम शुरू। वक्फ जायदादों का मुकम्मल सर्वे जरूरी। दानिश्वरों का इजहार ख्याल, अभी भी 15,000 से ज्यादा वक्फ जायदादों का सर्वे का काम बाकी। कर्नाटक महकमे अक़लियती बहबूद की फीस रीइंबर्समेंट स्कीम में बेकायदगियों की शिकायत। फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के पैमाने और मेयार पर तलबा उठा रहे हैं सवाल। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में उर्दू जबान के लिए अच्छी खबर नहीं है। रियासत की तारीख में पहली बार सरकारी उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम को राइज करने का सिलसिला शुरू हुआ है। जी हां, आज बेंगलुरु के 3 उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को राइज कर दिया गया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके का रहमानिया सरकारी उर्दू स्कूल आज़ादी से कबल यानी 1928 में कायम हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ के तलबा के लिए उर्दू ही जरिए तालीम रहा, लेकिन अब आने वाले तालीमी साल से यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। यानी अब यहाँ तलबा के लिए उर्दू के साथ अंग्रेजी मीडियम भी दस्तयाब होगा। One subject is Urdu, rest of the subjects are in English medium. How many schools do you have? Right now we are in 5 schools open आಗಿದೆ। उर्दू मदारिस में बच्चों की हाजिरी वगैरह कम होने की वजह से इंग्लिश मीडियम को अपनाया जा रहा है और इस तरह से चलाया भी जा रहा है। इसमें सिर्फ उर्दू स्कूल ही नहीं है, एक तमिल है और एक कन्नड़ा है, 3 उर्दू स्कूल हैं। उर्दू मीडियम में तलबा की घटती तादाद के पेश नज़र अंग्रेजी मीडियम को शुरू करने का फैसला लिया गया है। रहमानिया स्कूल में हुई तकरीब में 3 उर्दू स्कूल, एक तमिल और एक कन्नड़ मीडियम स्कूल में अंग्रेजी मीडियम को राइज करने का ऐलान किया गया। किसी तरह से भी उर्दू के हम खिलाफ नहीं हैं। उर्दू को इस रियासत में, इस मुल्क में उर्दू ज़बान जिंदा रहेगी, मगर उर्दू स्कूलों को तरक्की देने के लिए ये इक़दाम किया गया है। इस तरह करने से उर्दू मीडियम स्कूल्स कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी दूसरी अगर देखा जाए, दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो उर्दू स्कूल्स बिल्कुल ख़त्म के करीब, बंद होने के करीब आ गए हैं। इन स्कूलों को बचाने की सिलसिले में एक कोशिश की जा रही है। अंग्रेजी जबान के गलबे की वजह से बेंगलुरु के अक्सर उर्दू स्कूल बच्चों से खाली होते जा रहे हैं। सीतम ज़रीफ़ी यह है कि उर्दू स्कूलों की कीमती जगह हुकूमत और लैंड माफिया की नजरों में खटक रही है। रियासती वज़ीर रोशन बेग और दीगर का मानना है कि इन हालात में अंग्रेजी मीडियम के जरिए ही उर्दू स्कूलों को बचाया जा सकता है, लेकिन ये रुझान उर्दू जबान और तहजीब के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकता है।
बेंगलुरु के चंद उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी जरिए तालीम का आगाज होने जा रहा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है, लेकिन उर्दू के मुस्तकबिल के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है और उर्दू वालों के लिए ये ज़रूर लम्हे फ़िक्रिया है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। रियासत कर्नाटक में औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ को लेकर गुज़िश्ता चंद महीनों से सियासी हलकों में काफ़ी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। जानकारों और दानिश्वरों का मानना है कि वक्फ जायदादों का मुकम्मल सर्वे एक ज़रूरी और अहम काम है। वक्फ जायदादों का मुकम्मल सर्वे कराकर उन्हें गज़ट में शामिल करना एक लाजमी और कलीदी काम है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर कांग्रेस लीडर और कर्नाटक के रायचूर के साबिक़ रुकन असेंबली सैयद यासीन ने ETV से खास बातचीत में किया। सैयद यासीन ने बताया कि मुकम्मल सर्वे और गज़ट में इंदराज के बाद मुस्तक़बिल में औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो जब रुकन असेंबली थे तब औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और महकमा औकाफ पे अमले की तकर्रुरी के लिए बारहा हुकूमत की तवज्जो दिलाई थी और अब अमले की तकर्रुरी के बाद दफ्तरों में बेहतर ढंग से कामकाज हो रहा है। साबिक़ रुकन असेंबली ने कहा कि कर्नाटक में वक्फ सर्वे का काम भी चल रहा है। जनाब रहमान खान साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी पास की जिसके अंदर जो नाजायज़ कब्ज़े हैं और उसको एविक्शन कराने में वो कानून हमको सारे हिंदुस्तान में मदद मिल रही है और हुकूमत कर्नाटक ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। सैयद यासीन ने तवक्को जाहिर की कि जल्द ही रियासत की सभी वक्फ जायदादों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वज़रा, अरकान असेंबली और वक्फ बोर्ड के सदूर वक्फ महकमे की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा औकाफ की जानिब से विमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी अहिया होना चाहिए ताकि गरीब मुस्लिम लड़कियों को हुनरमंद बनाने और खुद कफील बनाने की कोशिश की जा सके। ETV न्यूज़, रायचूर, कर्नाटक। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद बेंगलुरु के मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में तसव्वुफ के उन्वान पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कर्नाटक के मारूफ सूफी पीर आरिफ अल कादरी धारवाड़ी ने तसव्वुफ के मुतालिक तफसीलात पेश किए। उन्होंने कहा कि सूफी के मुख्तलिफ माने हैं, जिनमें एक माने ये है कि अल्लाह की राह में मुकम्मल जिंदगी गुजारने वाला सूफी कहलाता है। कर्नाटक हुकूमत के महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से तलबा को दी जाने वाली फीस रिइम्बर्समेंट स्कीम में बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आई है। फीस रिइम्बर्समेंट स्कीम के तहत बाज़ तलबा को पूरी फीस की रकम लौटाई गई है, तो कई तलबा के अकाउंट में सिर्फ 120 और 200 रुपए ही आए हैं। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। कर्नाटक महकमा अक़लियती बहबूद की फीस रिइम्बर्समेंट स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं। स्कीम के सही निफाज न होने की शिकायतें मंजर आम पर आ रही हैं। फीस रिइम्बर्समेंट के नाम पर महकमा अक़लियती बहबूद मनमानी कर रहा है। किसी के अकाउंट में डाली जा रही है पूरी फीस की रकम, तो कई तलबा को महरूम तक किया जा रहा है। कई तलबा को फीस की अदायगी के नाम पर 200 से 300 रुपए ही दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में गुलबर्गा में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले तलबा ने DC ऑफिस के रूबरू एहतजाज भी किया और DC के तवस्सुस से हुकूमत को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हमारे 25,000 स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ वाले दिए ही नहीं, सिर्फ हमारे को फी रिइंबर्समेंट बोल के लिस्ट बना के भेजे हैं, जिसमें सिर्फ बच्चों की आधी 102 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये ये फीस हमारी है नहीं। लिस्ट में बाद लोगों का नाम आया, बाद लोगों के पैसे आए नहीं, बाद लोगों के आ चुके हैं। किसी लोग को 1-1 लाख रुपए दिया हुआ है, किसी को 20,000, किसी को 15,000, किसी को 100-200 रुपये, बाद लोगों के आए नहीं। बच्चे लोग मेहनत करके गाँव से आते हैं, साइकिल पर आते हैं, उन लोगों का हक मारकर माइनॉरिटीज़ वाले पैसा डुबा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ वालों को पैसा नहीं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पैसा नहीं मिल रहा है। तलबा के मुताबिक फीस रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत अकाउंट में जमा होने वाली रकम उनकी समझ से बालतर है। अब ये स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि महकमा अक़लियती बहबूद आखिर किस पैमाने और मेयार को बुनियाद बनाकर ये अंधा इंसाफ कर रहा है। यहाँ हम आपको बताएं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की सालाना सरकारी फीस 45,000 रुपये है, तो MTech की फीस 1.25 लाख रुपये है। ताल्लुक से हमारे को मेरे को जो आया है वो 8,000 है, मेरे दोस्तों को जो भी आया है 6,000, 5,000, किसी को 3,000 आया। ये क्या बेसिस पे दे रहे हैं आप? और कई लोगों का आया भी नहीं है और कई लोगों को 300, 200 जो कि भरने की फीस उससे कहीं ज़्यादा है वो आई नहीं है। तो
हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसकी तरफ से भी जो ये हो रहा है ट्रांजैक्शन, हम उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये किस ताल्लुक से आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये आपकी मिस्टेक है या आपकी तरफ से कुछ डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी को इतना और किसी को दे रहे नहीं है। तलबा को ये भी शिकायत है कि उनकी रुदात तक सुनने वाला कोई नहीं। तलबा के मुताबिक मरकजी हुकूमत के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जिम्मेदारान इसकी सारी जिम्मेदारी कर्नाटक महकमा अक़लियती बहबूद के सर मढ़ रहे हैं, जबकि कर्नाटक महकमा अक़लियती बहबूद के जिम्मेदारान के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही।